Integrate it. Add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट, ऐड विंग्स टू योर करियर। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया हुआ था। आज आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारा राजस्थान जेई के जो फॉर्म्स है वो वापस रीशेड्यूल होके अब वापस नई डेट आई है और आप राजस्थान जो जेई RSSMB से फॉर्म जो पहले फिल किया था वो अब वापस स्टार्ट हो चुके हैं। जो डेट आपको इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखो, राजस्थान जेई के हिसाब से भी अभी उसका सिलेबस डिस्क्लोज नहीं हुआ है, फिर भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमारा हर एग्जाम में आता ही आता है, श्योर है। और हमारा जो पूरा सिलेबस है ना वो हम RSSMB और जेई, राजस्थान जेई, सारा स्टेट एई जेई पूरा हम कॉमन लेके चल रहे हैं। कोई अलग से कोई इसका वो नहीं होता, हमारा बिल्कुल जो सिलेबस रहेगा वो एज इट इज, उससे तो उल्टा ज्यादा ही पढ़ाएंगे। उसमें कुछ चीजें नहीं होगी और हम एक एक चीज कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। हमने जैसे स्टार्ट किया था मटेरियल प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने सारा सिलेबस का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। मैंने तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट क्लास में स्ट्रेन बताया था और स्ट्रेन बताया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन बताया था, है ना। अब हम उसको पूरा डिटेल में लेके चलेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट देखेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। अब सबसे पहले स्ट्रेस देखते हैं। तो बताओ, स्ट्रेस मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस जनरेटेड बाय व्हाट? रेजिस्टेंस जनरेटेड बाय द बॉडी व्हेन एनी एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन इट, है ना। तो अब ये तो हुई डेफिनेशन की बात, ठीक है। अच्छा, ये हुई डेफिनेशन की बात। अब स्ट्रेसेस के कुछ टाइप्स होते हैं, तो आज हम पूरा स्ट्रेस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेस बेसिकली दो तरीके का होता है ब्रॉडली, एक नॉर्मल स्ट्रेस, और एक शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ये तो हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस के भी तीन टाइप होते हैं, क्लियर। पहला हमारा एक्सियल स्ट्रेस, या इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारा बियरिंग स्ट्रेस, अगला बेंडिंग स्ट्रेस, क्लियर। अच्छा, एक्सियल स्ट्रेस को मैंने क्या बोला, एक और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड लगता है, या इसको सिंपल एक्सिस के अराउंड कह सकते हैं, क्लियर। अब जो हमारा एक्सियल स्ट्रेस है, अब हम सबसे पहले हम एक्सियल स्ट्रेस पाते हैं। एक्सियल स्ट्रेस, देखो नाम से पता चल रहा है एक्सियल, मतलब हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑब्वियसली एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरा कोई भी मटेरियल है, कोई भी मेरा है, मैं इधर एक टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं इसकी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। एक्सिस के अबाउट फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो क्या होगा? वही, अगर मेरा मटेरियल को मैं इसको खींचूंगा तो वो इलोंगेट होगा दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है बताओ? स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहां पर एक मान लिया, इधर सेक्शन मान लिया, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे स्ट्रेस की, जब हम डिटेल में हम स्ट्रेस को देखेंगे कि स्ट्रेस क्वांटिटी को एकदम अच्छे से सब कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन दी प्लेन, ठीक है। जिस प्लेन पर हम निकाल रहे हैं, कंसीडरेशन ऑफ प्लेन जो होगा हमारा, वो इंपॉर्टेंट बात होती है हमारी स्ट्रेस को लेके, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया, एक ये सेक्शन है, ठीक है। यहां पर एक क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन पर मैं इसको फ्री बॉडी की डायग्राम बना देता हूं इस बॉडी पर। तो यहां एक लगेगा P, ठीक है, और यहां लग रहा है P, ठीक है। ये वाला ये एक्स सेक्शन है, क्योंकि मैंने दो टुकड़ों में काट दिया ना, ठीक है। तो बताओ, इसकी अगर मैं ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो इधर एक F आएगा इसको सपोर्ट करने के लिए, और एक इधर F जनरेट होगा। ये F क्या है? फिर से वही रेजिस्टेंस,
किसका? मटेरियल का, है ना। तो ये रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करेगा ना, हर मटेरियल, उस पर अगर किसी भी मटेरियल पे आप फोर्स लगाओगे तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो वो ही रेजिस्टेंस है ये। क्लियर? ये एफ निकल गया। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं कंडीशन मानता हूं बॉडी की, तो क्या होगा? P इक्वल टू एफ, सबको पता है ना। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या कंडीशन होगी? P इक्वल टू एफ होगी ना। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। ये मेरा जो बॉडी था, ठीक है, ये था। अब मान लो, अब यहां पर जो इसका एक एलिमेंट होगा, ये दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। इस पर मैं एक डेल्टा ए मान लेता हूं सबका एरिया, ठीक है। तो सबका ऊपर फोर्स डेल्टा एफ लगेगा, क्योंकि ये देखो रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूं, या मैंने एफ से डिनोट किया है, तो ये एफ तो मैंने इसका एवरेज लिया है, ठीक है। पर हर पॉइंट पर अलग अलग स्ट्रेस होगा, या अलग अलग, मैं कह सकता हूं अलग अलग रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना। तो मैंने क्या माना कि एक पॉइंट पर जिसका एरिया डेल्टा ए है, उसका रेजिस्टेंस डेल्टा एफ है ना। तो स्ट्रेस को मैं क्या बताऊंगा? सिग्मा। सिग्मा होता है ना स्ट्रेस, हमने बताया था कि स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से, ठीक है। या मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से होता है और शियर स्ट्रेस टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो ये सिग्मा होगा वो बताओ कितना होगा? लिमिट डेल्टा ए इक्वल टू 0 डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, ये होगा ना स्ट्रेस। किस पर? एक पॉइंट पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर, है ना। तो सिग्मा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू 0। इसको मैं अगर ये लिमिट को सॉल्व करता हूं तो ये डी एफ अपॉन डी ए हो जाएगा मेरा सिग्मा। क्लियर? ओके। तो अगर ये सिग्मा इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी ए है, अब बात आती है हमारी एक्सियल स्ट्रेस की, है ना। जो मैं सिंपल स्ट्रेस नाम ले रहा हूं ना, हमारा जो चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस की, ठीक है। तो अब देखो, मैंने ये बोला कि सिग्मा इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी ए है ना। तो यहां पर किस पर सिग्मा? इधर पर मैंने किसकी बात कर रहा हूं? ये यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा डी ए। बिल्कुल लिख सकता हूं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कर सकता हूं। अब देखो यहां पर आया सिग्मा इंटू डेल्टा डी, इसको तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहां पे तो डी एफ का इंटीग्रेशन एफ हो जाएगा सीधे सीधे। पर यहां पर दो वेरिएबल है, एक डीए और एक सिग्मा। हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? डीए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। पर तो ये सिग्मा कांस्टेंट थोड़ी है, सिग्मा तो हमने हर पॉइंट पर अलग अलग माना है, ठीक है। अब यहां बात आती है एवरेज स्ट्रेस की, ठीक है, जो हम मानते हैं सिंपल स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस बोल रहा हूं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या? ये क्यों मान रहा हूं? ताकि मुझे ये कांस्टेंट लेना पड़ेगा, क्या? सिग्मा, है ना। तो सिग्मा को मैंने ले लिया कि कांस्टेंट थ्रू आउट, जो मेरा एक सेक्शन है उसके ऊपर ये सिग्मा क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये सिग्मा डीए को इंटीग्रेट करके कितना हो गया? ए। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? एफ अपॉन ए। यहां से हमने क्या किया? ये वाली वैल्यू को उठा करके यहां ले आए, तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हमने प्रूव किया था। तो यहां से हमने क्या देखा था कि पी की वैल्यू तो किसके बराबर है भैया? एफ के बराबर है। तो सिग्मा किसके बराबर आया? पी अपॉन ए। देखो हमने पूरी रामायण किसके लिए करी थी? इस चीज के लिए की थी, जो हमने पी फोर्स लगाया था ना यहाँ पर, एक्सियल फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है हमारा एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। देखो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वही बात आती है कॉन्सेप्ट्स की, है ना। हम बिल्कुल फॉर्मूला सब एक बार रट के चले जाते हैं, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ठीक है। भाई मान लो ये बॉडी यूनिफॉर्म नहीं हो, फिर क्या करोगे? मुझे बेसिक्स पता होना चाहिए ना कि मैं ये फॉर्मूला कहां से डिराइव किया है, इसलिए भाई, क्योंकि ये चीज पता होनी चाहिए। बस हमें डायरेक्ट हमें यूज करेंगे तो हम सीधे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बेसिक से चलना है, क्लियर। अब ये बात आ गई एक्सियल स्ट्रेस की, क्यों? क्योंकि ये अबाउट दी एक्सिस, इसकी एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में ये भी दो तरीके का होगा, क्योंकि अगर मैं ये फोर्स कंप्रेसिव लगा देता तो ये कौन सा हो जाता नेचर? मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ फोर्सेस बताए थे, ठीक है। तो बस वो, तो एक तो होगा टेंसाइल और एक होगा कंप्रेसिव, ठीक है। तो एक्सियल स्ट्रेस के दो नेचर होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैंने क्या बताया? स्ट्रेस दो तरीके का, नॉर्मल और शियर। नॉर्मल में 3, एक्सियल, बियरिंग, बेंडिंग, ठीक है। एक्सियल हमने एक्सियल स्ट्रेस को पूरा अच्छे से देखा,
क्लियर? अब हम बात करेंगे बियरिंग स्ट्रेस की। ओके, ठीक है, क्लियर? अब अगला बात आती है सेकंड, बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस भी एक तरीके का कौन सा स्ट्रेस है बताओ? नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, है ना? अब देखो, अब ये बियरिंग स्ट्रेस भी एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस ही है, बट ये बस इसको समझने के लिए अलग है, क्योंकि अपना सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है ना, स्ट्रेंथ ऑफ अटैक, हम पूरा एक्सियल स्ट्रेस को यूज करेंगे, और जब बाद में अपन बेंडिंग स्ट्रेस देखेंगे तब बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में, है ना? तो देखो, बियरिंग स्ट्रेस सिंपल, देखो नाम में कोई, मैंने क्या बताया था, देखो नाम में ही सब कुछ रखा होता है ना? तो नाम बियरिंग, बियरिंग मतलब ये किसी चीज को अपना बाहर सह रहा है किसी चीज पर, यानी कोई दो बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पर एक और बॉडी पड़ी है, इधर एक पर फोर्स पी, ठीक है? अगर एक बॉडी का और दूसरी बॉडी इसके ऊपर पड़ी है और एक और कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो जो यहां पर ये वाली बॉडी जो इस पे स्ट्रेसेस आएंगे ना, वो बियरिंग स्ट्रेस आएंगे, बस इतना सा केस है, ठीक है? तो वो भी, ये भी कौन से, अब ये बताओ, बियरिंग स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ कौन से नेचर का होगा? कंप्रेसिव नेचर का, है ना? क्योंकि इसमें टेंशन नहीं होगा, क्योंकि बियरिंग का मतलब उसे सह रहा है, ठीक है, उस पर कुछ फोर्स आ रहा है, दब रहा है वो, है ना? इसलिए तो बियरिंग स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव नेचर को, क्लियर? बस इतना सा, छोटी छोटी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी अपन मान लो तो चलो स्टेट यही का एग्जाम है, कई बार राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में इंटरव्यू भी होता है, तो ये चीजें जो हमारी जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आगे चल के हमें काफी चीजें काम आती है, ठीक है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है। अब बात आती है थर्ड, बेंडिंग स्ट्रेस की, ठीक है? वापस वही बेंडिंग स्ट्रेस, एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस होगा। अब ये जनरेट कैसे होगा? इसमें बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हमें फोर्स नीड नहीं, हमें मोमेंट चाहिए होगा, ठीक है? मोमेंट मैंने बताया था ना कि मोमेंट कैसे लगता है, अगर मान लो कोई बीम है, उस पर फिक्स डिस्टेंसेस पर कोई फोर्स लगता है, तो एक मोमेंट ऐसे जनरेट होगा, एक मोमेंट ऐसे जनरेट होगा। मान लो मेरा ये एक क्या है, मार्कर है, मैं इसको यूं मोड़ रहा हूं, ठीक है, यानी एक इधर मोमेंट दे रहा हूं, एक यहां मोमेंट दे रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है ना, देखो बेंड हो रहा है, ठीक है? ये बेंड नहीं हो रहा, तो बेंडिंग में क्या होगा, ये देखो, ये इसकी एक्सिस है और इसके नॉर्मल, अगर मैं यहां दे दूं तो टॉर्शन हो जाएगा, इसकी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट दे दूंगा तो टॉर्शन हो जाएगा, इसके नॉर्मल मेरे को मूवमेंट देना है ना? इसके नॉर्मली मेरे को मूवमेंट देना है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है, अपन आगे बीम्स में देखेंगे ना, तो ये न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जहां पर स्ट्रेस जीरो होता है ना? तो यहां पर हमारी ये न्यूट्रल एक्सिस होती है, इसको और अच्छे से देख लेते हैं, चलो इसमें आ जाएगा, ठीक है? यहां पर तो जनरेट होगा हमारा कंप्रेशन, और यहां पर क्या जनरेट होगा, टेंशन, ठीक है? यहां पर ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन, ठीक है? इसको और अच्छे से देख लूं मैं, तो अगर ये न्यूट्रल एक्सिस होती है, तो यहां पर तो होता है कंप्रेशन और इधर टेंशन, ठीक है? कंप्रेशन में हमेशा हम साइन पॉजिटिव लेते हैं, और यहां पर सॉरी, कंप्रेशन में साइन नेगेटिव लेते हैं और टेंशन में पॉजिटिव लेते हैं, क्लियर? तो ये हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा, ये न्यूट्रल एक्सिस होती है हमारी, ठीक है? बेंडिंग स्ट्रेस का इस तरह से डायग्राम बनेगा, ये कंप्रेशन होगा ऊपर, नीचे टेंशन। देखो हमने जब अगर अभी आगे स्टील पढ़ेंगे तो अपन स्टील में खासकर देखेंगे कि टेंशन रिइंफोर्समेंट हम कहां डालते हैं, बीम में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, है ना? अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस की, ठीक है? मैंने तीन बता दिए, एक्सियल, बियरिंग और बेंडिंग, ये तीनों कौन से टाइप के हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है? अब बात आएगी शियर स्ट्रेस की। देखो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में वापस देखो, शियर मैंने बताया था टाइप ऑफ फोर्स, शियर कैसे लगता है कि जब उसको ऐसे फोर्स लग रहे हो कि ब्रेक हो, ब्रेक कौन, सेक्शन, अगर ऐसे लग रहा हो कहीं पर किसी तरीके का फोर्स, तो वो क्या करना चाहेगा, उस सेक्शन को ब्रेक करने की ट्राई करेगा, ठीक है? ये तो हमारा सिंपल फोर्सेस का था। अब मैं शियर स्ट्रेस की बात करूंगा, तो शियर स्ट्रेस भी दो तरीके से जनरेट होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट,
डायरेक्ट तो मैं तो सीधा एक बार बात करूं, अगर एक प्लेन है उसको मैं सीधा इधर इसकी अगर ये इधर मैं इस डायरेक्शन में इसके फोर्स लगाऊं, इसके प्लेन के लाइन में ही लगेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कैसे डिफॉर्म होगा मैं बताऊं। ये प्लेन ऐसे आगे खिसक जाएगा ये, ठीक है, ऐसे डिफॉर्मेशन आएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा इधर जो इस एक्सिस इधर इधर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स एक तो टाइप होगा शियर फोर्स का, और जो स्ट्रेस जनरेट होगा हम इसको डिनोट करेंगे टाउ से, ठीक है। तो वो फोर्स फॉर्मूला तो वही आएगा हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये एरिया कौन सा होगा मेरे को बताओ, ये वाला एरिया होगा इस प्लेन का, ठीक है। और फोर्स ये वाला हो गया, तो वैल्यू क्या होगी F अपॉन A। फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, पर हमारा जो प्लेन है वो चेंज हो गया, है ना। जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस में हम क्या करते थे, नॉर्मल स्ट्रेस में हम क्या करते थे कि परपेंडिकुलर लेते थे डायरेक्शन में, है ना, ये वाला प्लेन लेते थे, है ना, और ये मैं फोर्स लगाता था। देखो हम आगे देखेंगे ना, तो सारा प्लेन स्ट्रेस में हमारा जो सारा खेल चलेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन पे चलेगा, कि मैं किस प्लेन को कंसीडर कर रहा हूं मैं, ओके। तो ये तो हुआ डायरेक्ट, कि मैं डायरेक्टली फोर्स लगा रहा हूं हमारे बॉडी पर। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैसा जनरेट होगा, जैसे मान लो ये मेरी कोई बॉडी थी और मैंने इसको बीच से कहीं किसी प्लेन में कट कर दिया, ठीक है, ये आगे बॉडी है ना, मैंने इस प्लेन के अबाउट किया है। तो बताओ यहां पर अगर एक फोर्स लग रहा था P, तो यहां पर भी वही लगेगा P, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस तो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, बताओ सिग्मा। और जो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, बात आ गई टेंजेंशियल, ठीक है। तो इसको एक और नाम देते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। तो जो इसकी अब ये लोड तो टेंसाइल लगा है, पर स्ट्रेस देखो नॉर्मल भी आ रहा है और शियर स्ट्रेस भी आ रहा है ना। तो शियर स्ट्रेस, ये जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा वो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ शियर स्ट्रेस होता है, क्लियर। तो ये अब आगे इसको जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन देखेंगे ना, तो ये सारा पूरा प्लेन का ही खेल है, ये किस एंगल पे हम प्लेन को काटे कि वो मैक्सिमम मिले, किस एंगल पे हम प्लेन को काटे कि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिले, ठीक है। आगे ऐसा ही चलेगा हमारा। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जो एक्सियल स्ट्रेस में सिंपल स्ट्रेस मैंने क्यों बोला था, क्योंकि वो कांस्टेंट थ्रू आउट था, ठीक है। तो थ्रू आउट द प्लेन हम जब स्ट्रेस को कांस्टेंट लेंगे या एवरेज वैल्यू लेंगे, तो हमारी वर्ड आएगा सिंपल स्ट्रेस, ठीक है। हमारा खेल पूरा उसके ऊपर है। तो हमें हमेशा हर प्लेन पर नहीं, प्लेन के हर पॉइंट पर स्ट्रेस को क्या मानेंगे, वैल्यू कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। अब जो शियर स्ट्रेस है ना अपना, तो शियर स्ट्रेस में खासकर हमारी दो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। शियर स्ट्रेस की जो हमारी जो मैंने लिखा था शियर स्ट्रेस, ठीक है। मान लो कोई मैं एक पैरेललोग्राम ले रहा हूं, पैरेललोग्राम ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो ये वाला प्लेन है A B C D और B C D E और F, ठीक है। तो ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है वो दोनों एडजेसेंट होंगे, बताओ मेरे को, होंगे, ठीक है। और जो ये वाला प्लेन है कौन सा, A B C D, ठीक है, इसके जो नीचे वाला प्लेन आएगा G H, ये वाला E F G H, ये दोनों आपस में बताओ पैरेलल होंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है। तो जो इधर स्ट्रेस लगेगा, इस डायरेक्शन में जो इस प्लेन पे स्ट्रेस लगेगा, इसको मैंने नाम दे दिया मैंने τ1, वो होगा इक्वल एंड अपोजिट नेचर में और अपोजिट नेचर में होगा, ठीक है। τ1 और इधर भी τ1, ठीक है, अपोजिट एंड इक्वल। और जो एडजेसेंट में होता है ना, वो वैल्यू आएगी इक्वल, ठीक है। एडजेसेंट वाला ये वाला जो आएगा τ2 को मान लो इधर, ठीक है। तो इधर अपना ये तो इसको ये भी वैल्यू आएगी τ1, इसको τ2 ले लो, ठीक है। तो वापस यहां पर भी किसके बराबर आएगा, ये वाला। यहां पर हमें पूरा ये साइन कन्वेंशन देखेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये भी इसके अपोजिट, देखो ये वाला जो प्लेन है इसके अबाउट τ2, तो यहां पर अपोजिट τ2, एक इधर τ1 इधर τ1, क्लियर। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई, क्या बोली कि मैंने अपोजिट फेसेस में शियर स्ट्रेस इक्वल लगेगा और जो एडजेसेंट फेसेस होंगे ना उनमें इक्वल भी होंगे। ये एडजेसेंट फेस पे दो
एडजेसेंट सर्कमफ्रेंस जो या तो ये कोइंसाइड करेंगे या एक दूसरे के अपोजिट में जाएंगे, मतलब इनकी डायरेक्शन कह रहा हूं, ये जो tau 1 tau 2 है ना, ठीक है, या तो दो एडजेसेंट प्लेन्स पे ये आपस में मिलेंगे या दूर जाएंगे। देखो इन दोनों प्लेन्स को देखूं तो वो दूर जा रहे हैं और इधर तो मिल रहा हूं, दोनों को पास में आ रहे हैं। क्लियर? अब साइन कन्वेंशन पे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा स्ट्रेस के इवेल्युएशन में, है ना। साइन कन्वेंशन, ठीक है। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, एक हमारा प्लेन का जो फेस है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है ना। तो सबसे पहले हम फेस को देखेंगे कि फेस कौन से पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना। ये एक मान लो एलिमेंट है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, यहां पर नेगेटिव वाई और यहां पर नेगेटिव एक्स, सबको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, ठीक है, मैं यहां नाम दे देता हूं ए बी, ठीक है। ये ए बी कौन सा प्लेन है? ये बोर्ड के बाहर वाला, है ना। तो अगर ए बी प्लेन, ठीक है, ये जो ए बी प्लेन है ऐसा, इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, इसके आउटवर्ड कौन सा होगा मेरे को बताओ। यहां पर एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर ये कौन सा एक्स होगा? देखो कोई भी हमें प्लेन का नॉर्मल, हमेशा प्लेन अपन ने 12th क्लास से पढ़ा था, जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है ना। तो जो इसका नॉर्मल वेक्टर कहां आएगा मेरे को बताओ, प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो ये कौन सा फेस हुआ? ये वाला फेस, पॉजिटिव फेस। ऐसे ही सिमिलरली ये भी कौन सा फेस होगा? पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन का है प्लस वाई, तो पॉजिटिव फेस। और ये वाला कौन सा होगा बताओ? नेगेटिव, क्योंकि इसका जो प्लेन होगा उसका नॉर्मल वेक्टर कहां है? नीचे, यानी नेगेटिव। और वैसे सिमिलरली यहां पर भी नेगेटिव। तो ये जो फेस होगा, ये जो प्लेन है हमारा, ये नेगेटिव, ये जो प्लेन है ये भी नेगेटिव, और जो ये वाला प्लेन है वो पॉजिटिव। ये अब यहां बात समझ आती है। अब बात करेंगे हम, मान लो ये ऐसे गिवन है हमारा, ठीक है। अब यहां पर तीनों एक्सिस आ जाएगी, जेड, एक्स, वाई और जेड, क्लियर। ठीक है, ये अगर ऐसा एलिमेंट है तो मेरे को बताओ, अगर मैंने यहां नाम दे दिया इनको ए बी सी डी ई एफ जी और एच, क्लियर। तो मेरे को बताओ ये जो प्लेन है ऊपर वाला ए बी सी डी, ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर कहां आएगा? ऊपर की साइड प्लस वाई में। ये जो प्लेन है, ये प्लेन कौन सा होगा मेरे को बताओ, किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है ना। इसका नॉर्मल वेक्टर कहां आएगा? वाई प्लेन में आएगा, देखो ऊपर। तो ये फेस कौन सा हुआ? पॉजिटिव फेस। ऐसे ही अगर मैं ये वाला फेस बोलूं, कौन सा? सी बी ई एफ, ये होगा, तो इसका नॉर्मल वेक्टर कहां आएगा? प्लस एक्स में। तो ये भी कौन सा फेस हुआ? प्लस एक्स, क्लियर, प्लस फेस, पॉजिटिव फेस, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये होगा, अगर मान लो ई एफ जी एच, एक्स जेड प्लेन में, ये जेड एक्सिस है ना, ये वाला प्लेन होगा, मेरे को बताओ। अगर ये वाला अगर मेरे पास प्लेन है, इसका कहां आएगा नॉर्मल वेक्टर? माइनस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा फेस होगा? नेगेटिव, सिंपल, माइनस वाई में आएगा, है ना। ये वाला जो आएगा प्लेन, इसका माइनस वाई में। और ये जो वाला है ना डी सी एफ जी, ये प्लस में आएगा, डी सी एफ जी, ये वाला, इसका प्लस जेड में आ रहा है, तो यहां पर ये पॉजिटिव फेस। तो ये वाला पॉजिटिव फेस हो गया, ये पॉजिटिव फेस हो गया और ये पॉजिटिव फेस हो गया, ठीक है। अब ये बात होगी फेस की, यहां बात होगी फेस की, है ना। अब एक और चीज होती है डायरेक्शन। जब अब जैसे मैं मान लेता हूं मैं कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल ये वाला ले लेता हूं मैं, ठीक है, अभी मैं क्या निकालने वाला हूं? शेयर स्ट्रेस की, ये जो मेरा कोई सा भी स्ट्रेस होगा उसकी व्हाट साइन, कि अगर मेरा ये स्ट्रेस पॉजिटिव है या स्ट्रेस नेगेटिव है। तो मेरे को बताओ, ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसका प्लेन की इस प्लेन की, है ना, इस प्लेन का फेस क्या होगा? पॉजिटिव, और एक्सिस भी पॉजिटिव, तो स्ट्रेस भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये जो मेरा प्लेन है, मेरे को बताओ वापस, पॉजिटिव और डायरेक्शन भी पॉजिटिव, तो स्ट्रेस क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना।
यानी कि ये कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर मेरा स्ट्रेस ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर स्ट्रेस की डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है, फेस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव वापस पॉजिटिव। क्लियर? वापस फेस नेगेटिव, डायरेक्शन भी नेगेटिव, तो वापस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो पूरा है ना, ये पॉजिटिव शियर को डिनोट करता है या पॉजिटिव स्ट्रेस को डिनोट करता है, पॉजिटिव स्ट्रेस। ठीक है, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, क्योंकि हम डायरेक्शन शियर की ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सीएल में तो सिंपल टेंशन कंप्रेशन होगा, शियर स्ट्रेस में हमारा जो खेल आता है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, कौन से प्लेन पे पॉजिटिव कौन से प्लेन पे नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव की बात कर देते हैं, सिंपल नेगेटिव की बात कर देते हैं, है ना। तो मान लो ये ऐसे लगा हुआ है, अगर मैं स्ट्रेस ऐसे लग रहा है मेरा, ठीक है, ये मैं देखो ऐसे क्यों लगा रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, या तो अवे जाएगा या टुवर्ड्स दी जाएगा, दोनों। ठीक है, तो यहां बताओ फेस कौन सा है, मेरे को बताओ। ये वाला फेस नेगेटिव है और डायरेक्शन किसकी है, पॉजिटिव साइड में है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी शियर स्ट्रेस की। ठीक है, यहां देखो फेस पॉजिटिव है पर डायरेक्शन कहां आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ऐसे ही ये डायरेक्शन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये देखो सब उल्टे रहेंगे, अगर फेस पॉजिटिव है तो डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी, तो वापस स्ट्रेस की साइन क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे ही सिंपल, ये प्लेन कौन सा है, ये नेगेटिव है, पर डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव है, तो वापस वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रेस होता है ना, वो हम नेगेटिव शियर स्ट्रेस को डिनोट करता है, नेगेटिव शियर स्ट्रेस। क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम क्लियर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम साइन ही गड़बड़ कर देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस अंडर जनरल लोड। स्ट्रेस, अब यहां से बात आएगी हमारा स्ट्रेस का, जो हमारा स्ट्रेस कि अगर 3 डायमेंशन में बोलता हूं मैं, या स्ट्रेस इन जनरल लोडिंग, कैसे कैसे या कितने कितने कंपोनेंट आएंगे जनरल लोडिंग। ठीक है, जनरल लोडिंग इन द सेंस हर डायरेक्शन। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेस अंडर जनरल लोडिंग, स्ट्रेस अंडर जनरल लोडिंग। ठीक है, तो मैं एक अच्छा सा 3 डायमेंशनल फिगर बना देता हूं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीनों फेसेस पर, एक यहां पर, एक इस प्लेन में और एक इधर। ठीक है, यहां मैंने ऐसे दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया। ठीक है, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये वाला किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, और फेस भी कौन सी है, और ये देखो इस प्लेन के नॉर्मल में, तो ये सिग्मा एक्स एक्स, ये इस प्लेन के नॉर्मल और फेस वाई में, तो सिग्मा वाई वाई, ये इस प्लेन के नॉर्मल तो और डायरेक्शन जेड, तो सिग्मा जेड जेड। ये 3 तो नॉर्मल स्ट्रेस के कंपोनेंट होंगे। अब बाकी हमारे शियर स्ट्रेस आएंगे, तो बताओ ये वाला किस वाली प्लेन में और किस साइड में, वाई एक्सिस में, और साइड कौन सी है, फेस कौन सा है, एक्स, तो टाउ एक्स वाई लिखूंगा इस डायरेक्शन में। और अगर मैं यहां बोलूं तो टाउ वाई एक्स, है ना। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं यहां ले लेता हूं इस फेस में, या इधर ले लो सामने की साइड, तो इधर आ जाएगा, फेस तो होगा जेड एक्स और एक्सिस कौन सी होगी, जेड, तो टाउ एक्स जेड इस तरफ आएगा इस फेस की साइड। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल 9 कंपोनेंट आएंगे, किसके, टोटल स्ट्रेस के। एक तो सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, और टॉ एक्स वाई, टॉ वाई एक्स। ठीक है, टॉ एक्स जेड, टॉ जेड एक्स, टॉ वाई जेड और टॉ जेड वाई, है ना, जेड वाई। तो 6 तो शियर स्ट्रेस के कंपोनेंट होते हैं और 3 नॉर्मल स्ट्रेस के कंपोनेंट होते हैं। तो टोटल हमारा जो एक स्ट्रेस है एक पॉइंट पर, या एक नॉर्मल 3 डायमेंशन में अगर स्ट्रेस को हम पूरा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो 9 डायमेंशंस में हमारा स्ट्रेस पूरा इवेल्युएट होता है। ठीक है, अगर एक जनरल लोड के ऊपर मैं मानूं। ठीक है, तो स्ट्रेस पर जो हमारी अब चीज आई, देखो हमने बचपन में क्या क्या पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी,
स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और स्केलर में क्या हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। पर स्ट्रेस में क्या चाहिए मेरे को बताओ, फिर बात आ जाती है प्लेन की, है ना। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, एक टेंसर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, और वो भी कौन सा, 2 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेस को मैं ऐसे लिखूंगा, सिग्मा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स, तो एक्स वाई, तो एक्स जेड। अब इधर बताओ, तो वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, तो वाई जेड, और इधर तो जेड एक्स, तो जेड वाई, और सिग्मा जेड जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहा, एक स्ट्रेस का मैट्रिक्स रहा, 2 ऑर्डर टेंसर, ठीक है। स्ट्रेस को सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेस इज व्हाट, स्केलर। ये तो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, पर आ जाए कभी भी, क्या पता। तो स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी, 2 डिग्री, है ना। ये 2 डिग्री कैसे आई ये भी बता देता हूं, ठीक है। तो जो 0 डिग्री होता है वो होता है मैग्नीट्यूड, जो 1 डिग्री होता है वो होगी हमारी डायरेक्शन, और जो 2 डिग्री आएगी वापस आ गया हमारा स्ट्रेस, है ना। यानी कि मेरे को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस प्लेन भी चाहिए, तो मेरा ये स्ट्रेस क्वांटिटी डिराइव होगी, ठीक है। तो 9 डायमेंशन। अब देखो मैंने एक और चीज बताई थी, जो हमारे शियर स्ट्रेसेस होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो ये हो गए इक्वल, ये भी हो गए इक्वल, ये भी हो गया इक्वल, ये भी हो गया इक्वल, ये तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कितना रह गया, 3 3 6। तो अगर मान लो इनमें से कोई भी एक पता है तो दोनों पता है, इनमें से भी एक पता है दोनों पता है, और ये 3 तो है। तो टोटल अगर एक पॉइंट पर मेरे पास 6 चीजें हैं, कौन कौन सी, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, और इन तीनों में से एक ये एक ये एक ये। तो 6 अगर मेरे पास स्ट्रेस के कंपोनेंट है तो मैं पूरे स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्लियर। और अगर ये 2D होता तो, अगर मैं 2D की बात करूं तो 2 डायमेंशन की भी देख लो, तो कौन कौन से आएंगे, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टो एक्स वाई और टो वाई एक्स, और इन दोनों में वापस ये 2 इक्वल। तो क्या बच गया, सिर्फ इनमें से एक ही बच गया, तो सिर्फ 3 ही चाहिए हमें, ठीक है। स्ट्रेस हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की, सिंपल। फिर हम सीधा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आ जाएंगे। स्ट्रेन में भी हम कौन सा देखेंगे, पहले नॉर्मल स्ट्रेन, सिंपल। नॉर्मल स्ट्रेन में बता चुका हूं, डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, नॉर्मल। नॉर्मल का नाम आ गया तो परपेंडिकुलर होगा, सिंपल। स्ट्रेस हमारा किस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेन को मैं किसे डिनोट करूंगा, ई से बता चुका हूं, क्या होगा, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ओके। इसको मेजर किससे करते हैं, एक्सटेंसोमीटर। ये कभी एक बार क्वेश्चन आ गया था कि नॉर्मल स्ट्रेन को किससे हम मेजर करेंगे, एक्सटेंसोमीटर। मैं यहां लिख देता हूं, measured with the help of एक्सटेंसोमीटर, ठीक है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। अब हम सीधे, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेन की यूनिट कुछ भी नहीं होगी, नो यूनिट, है ना, क्योंकि ऊपर भी सेम ही डायमेंशन की लेंथ होगी, नीचे भी लेंथ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया ना स्ट्रेन, सीधे। अब हम सीधा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे चलेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पहले चलने से पहले मेरे को कुछ बेसिक नेचर पता होना चाहिए मटेरियल का। क्या बेसिक नेचर, मैं वापस इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूं कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, है ना, 2 तरीके के हमारे मटेरियल होते हैं, डक्टाइल और ब्रिटल। डक्टाइल मटेरियल की क्या खासियत होती है कि वो टेंशन में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर वो क्या होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा। और ब्रिटल क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। तो डक्टाइल मटेरियल की एक खासियत होती है कि परसेंटेज इलॉन्गेशन जो होगा ना, 15% से ज्यादा होगा, परसेंटेज इलॉन्गेशन। इसको मैं बात कर देता हूं, इलॉन्गेशन। और जो ब्रिटल होता है, ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं उनमें क्या होगा, परसेंटेज इलॉन्गेशन 5% से कम होती है, तो वो मटेरियल हमारा क्या कहलाता है,
ब्रिटल, ठीक है, और बीच में होगा तो इंटरमीडिएट, सिंपल। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स होते हैं ना हमारे, वो ब्रिटल के लिए अलग बनेगा, डक्टाइल के लिए अलग बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है ना, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि किस मटेरियल का कैसे वो बिहेव करता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम निकालते कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, यूटीएम में उसको प्लेस करते हैं हमारे मटेरियल को, ठीक है, और हम देखते हैं कि कितने कितने लोड पर वो क्या कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। हमने कोई डिराइव नहीं किया है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, किस भाई इसका ऐसा होगा इसका ऐसा होगा, नहीं, ये हमारा एक्सपेरिमेंट से आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो क्योंकि हम डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग पढ़ेंगे और ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बताया कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि हमारा बिल्कुल स्ट्रेन कर्व भी अलग हो जाएगा दोनों का। क्वेश्चन में आ गया भैया ब्रिटल का बताओ, तो हमने अगर डक्टाइल का याद कर रखा है तो हम डक्टाइल का लगा के आ जाएंगे, है ना, वो चीज गलत है। ओके, तो अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है ना। सबसे पहले डक्टाइल मटेरियल का हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखने वाले हैं, है ना। देखो वापस वही बात, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होती है? हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किस मटेरियल को कैसे वो बिहेव करेगा, कैसे हमारा जो अलग अलग लोड लगाएंगे, कंप्रेसिव, टेंसिल, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक स्पेसिमेन, ठीक है। अब हमें टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने से पहले हमें क्या होगा, एक स्पेसिमेन चाहिए किस पे हम फोर्स लगाने वाले हैं, जिस पर हम, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके का स्पेसिमेन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने एक्स्ट्रा एरिया इधर, अब देखो मेरी काम की लेंथ जो होती है ना, वो ये होती है, कौन सी लेंथ? इसको बोलेंगे हम गेज लेंथ, ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, L0। इसको मैं क्या नाम दूंगा? गेज लेंथ, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 5.65 अंडर रूट A0। A0 क्या है? A0 इसका हमारा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो इस स्पेसिमेन का है। कहां से कहां तक? सिर्फ इस वाले का। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ज्यादा होगा। ये क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हम यहाँ पर हम यूटीएम में डालेंगे ये मशीन, ठीक है। यूटीएम मशीन में हम ये स्पेसिमेन पुट करेंगे, तब ये फोर्स ऐसे लगाएगा, एक इधर होल्ड करने के लिए, एक इधर होल्ड करने के लिए। तो यहाँ होल्ड करने के लिए एरिया ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इस एरिया का मुझे काम का मतलब नहीं है, मेरा जो टेस्टिंग का एरिया है वो ये काम का एरिया, तो इसको बोलूंगा मैं क्रॉस सेक्शन एरिया या इनिशियल जो भी है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो जो माइंड से पहले मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद में एक पॉइंट को समझाना चलूंगा, ठीक है। ये हमारा पहले ऐसे, फिर यूं स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग और फिर ऐसे, ठीक है। अब मैं आगे ये पूरा बताऊंगा। यहाँ पर क्या है? स्ट्रेन है, और इधर क्या है? स्ट्रेस है, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए पहले मैं इधर अब मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर लूंगी जो हमारे काम के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ठीक है। और मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखूंगा। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, ठीक है। फिर डी ई रीजन आएगा हमारा, उसके बाद ई पहुंचेगा, ई के बाद एफ, ई एफ रीजन, ठीक है, ई से लेके एफ तक। फिर हमारा एफ क्या होगा, फिर एफ जी रीजन और लास्ट में जी पॉइंट, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फिर मैंने बोला मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा, क्लियर, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट को मैंने इसमें लगा लिया मशीन में, ठीक है। अब मैं क्या लगा रहा हूँ? लोड लगा। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेंगे, और कैसे कैसे बिहेव करता है वो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पता चलता है, ठीक है। तो बताओ अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में, तो स्ट्रेस कितना आता है? P बाई ए नॉट, हमने पहले देखा था, नॉर्मल स्ट्रेस है ना। तो अब ये देखो यहाँ पर ये जो ए नॉट है, वो ए नॉट क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने जब डक्टिलिटी समझाई थी, डक्टिलिटी में क्या कहा था कि जब मैं इलोंगेशन करता हूँ तो क्या होता है? क्रॉस सेक्शन भी कम होता है।
पर अब मैं यहाँ तो ए नॉट ही ले रहा हूँ, मैंने तो यहाँ पर ए नॉट की जगह कुछ और एरिया लिया ही नहीं, ठीक है। पर ये क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि ये ए नॉट हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते, जो ये एरिया कम होता जा रहा है ना उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमने जो इसको माना था ये होता है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। आगे मैं ट्रू स्ट्रेस भी बताऊंगा कि एक्चुअल में स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। अभी हम जितनी भी कैलकुलेशन सब कुछ कर रहे हैं ना इस बेसिस पे कर रहे हैं क्या, कि एरिया हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ए पॉइंट। ए पॉइंट होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना हमारा स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। ये होता है। अब इनकी जो वैल्यूज है ना यहाँ पर कुछ डिफाइंड होती है कि इनके इसके रिस्पेक्ट में इतनी वैल्यू ही होगी, है ना। तो ये होती है हमारी 0.12%। 0.12% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.0012, ठीक है। ये होती है 10 से 15%, ये होती है 20 से 30%। मैं आपको बताऊं ये सारे पॉइंट्स क्या क्या है ना। और यहाँ पर आती है 1.2 से 1.8%, ठीक है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गई। बी क्या होगा, इलास्टिक लिमिट। देखो आया था ना फर्स्ट लेक्चर में इलास्टिक लिमिट, बस वही वाली इलास्टिक लिमिट, ठीक है। उसके बाद सी, सी होता है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। और जो डी होता है ना, डी के रिस्पेक्ट में जो हमारा स्ट्रेस होता है ना वो होता है यील्ड स्ट्रेस। मैं आगे बताऊंगा जब हम रीजंस पढ़ेंगे ना सारे अलग अलग, ठीक है। इसको भी मैं पूरा और डिटेल में समझाने वाला हूं, अभी तो सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं। डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। डीई, डीई कौन सा रीजन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन होता है ना। डीई को मैं क्या बोलूंगा, प्लास्टिक रीजन, जहां पर हमारा डिफॉर्मेशन मैंने फिर बताया था दो तरीके का, है ना। सारे सारे सब देखो एक के बाद सब लिंक होता रहता है हमारा सारा। तो हमें शुरू से एकदम अच्छे से पढ़ना है। ई, ईएफ, ई पे कोई पॉइंट नहीं होगा हमारा। ईएफ, ईएफ होगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। एफ पॉइंट होगा हमारा जो हमारा अल्टीमेट पॉइंट है, जहां पर हमारा क्या होगा, स्ट्रेस एकदम मैक्सिमम, अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलेंगे जब अपन आगे स्ट्रेंथ देखेंगे तब। एफ जी क्या होगा हमारा, नेकिंग। यहाँ से अब यहाँ पर नेकिंग शुरू हो जाएगी। ये सारे एक एक रीजन में मैं लेके चलूंगा। और जी पॉइंट होगा फ्रैक्चर। यहाँ पर आके हमारा जो हमारा मटेरियल है, जो डक्टाइल मटेरियल हमने लिया था वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं बस ये सारे रीजंस बताने वाला हूँ, ये आप एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एकदम सब एकदम आसान, ठीक है। अब एक एक रीजन लेके चलेंगे अपन। कौन सा रीजन, सबसे पहले ओ से लेके ए तक, है ना। यहाँ पर क्या था, स्ट्रेन। तो ओए में बताओ, ओए में क्या क्या होगा, पहले दिखते से बताओ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट आता है। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ये क्या था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या बोलेंगे, जो ई हमने यूज किया था ना रेजिलियंस निकालने में, वो वाला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको मैं हुक्स लॉ भी बोलता हूं। कब, जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है ना। तो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारा जो पहला पॉइंट है, ए, ओ से लेके ए तक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मेरे को बताओ, स्ट्रेन बिल्कुल कम होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल। स्ट्रेन्स आर इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत कम है। ये तो मैंने डायग्राम में बताया है। जब अपन एक्चुअल इसको स्केल प्लॉट करेंगे तो ये तो कितना 0.12%, और यहाँ 20 से 30%, तो ये 0.2 इतना यहाँ पर होता है बिल्कुल नजदीक जीरो के, ठीक है। तो स्ट्रेन बहुत छोटा हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ता रहता है, ठीक है। ओए रीजन क्लियर। अब बात करेंगे हम डी से लेके ए से लेके डी तक, सारा ए से लेके डी तक,
एडी रीजन। ठीक है, एडी रीजन में क्या होगा, सबसे पहले तो बी पॉइंट आएगा। बी पॉइंट क्या था हमारा, इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट पे कहां थी, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब इसके बाद मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आ सकता, उसके बाद फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। तो बी हो गया इलास्टिक लिमिट। सी क्या होती है, सी मैंने पॉइंट्स में लिखा था अपर यील्ड पॉइंट, जहां से जब यील्डिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली होती है, व्हेन यील्डिंग जस्ट स्टार्ट। ठीक है, अब ये यील्डिंग क्या चीज है, ठीक है। अब देखो मैंने जब बताया था कि जब हमने स्पेसिमेन लिया था, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया था P, है ना। यहाँ पर एक था, इधर हमने इधर और इधर फोर्स लिया था, एक सेक्शन लिया था, तो इस सेक्शन में एक रेजिस्टेंस फोर्स आया था F। आया था कि नहीं आया था, आया था भाई, बिल्कुल। ठीक है, इधर भी आया था F, ऐसे इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या होता है कि किसी पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद क्या होने वाला होता है, जब यील्डिंग होती है तब क्या होता है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है वो कम होने लग जाता है। मतलब ये जो अभी तो P इक्वल टू F था ना, अभी ये P इक्वल टू F चल रहा था, अब क्या हो जाएगा कि F लेस देन P हो जाएगा। कब, जब यील्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यील्डिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली होती है तो D पॉइंट होता है, उसके बाद जो हमारा D पॉइंट होता है वो होगा लोअर यील्ड पॉइंट, या इधर कहते हैं जब यहाँ पर यील्डिंग एंड हो गई। ठीक है, यील्डिंग एंड कब, D पर। अब D के बाद में क्या हुआ, मैं बिल्कुल कम स्ट्रेस पे भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, DE में क्या हो जाएगा, बहुत हाईली स्ट्रेस हमारा इंक्रीज हो जाएंगे। कब, जब लोड बिल्कुल ही कम बढ़ाएंगे, हल्के से लोड में या हल्के से स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस थोड़ा ही कम होगा और स्ट्रेन अचानक से बिल्कुल बढ़ जाएगा, यानी लार्ज डिफॉर्मेशन हो जाएगा अचानक से। कब, लार्ज डिफॉर्मेशन, जब हम D से E में बात करेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इस रेंज में क्या होगा मेरे को बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन चेंज नहीं होगा DE में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, यह क्वेश्चन सीधा आया हुआ है कि किस पार्ट में वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन चेंज नहीं होता है, DE में, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन डज नॉट चेंजेस, डज नॉट चेंजेस। क्लियर। और जो ये D के रिस्पेक्ट में हम अब जब बात आती है यील्ड स्ट्रेस की, जो हमारा ये जो पॉइंट होता है ना D, इसके रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेस होता है ना वो होता है यील्ड स्ट्रेस, जिस पॉइंट पर हमारा लोअर यील्ड पॉइंट आता है ना। तो DE भी हो गया हमारा। अब हम सीधा चलते हैं EF पर, E से लेके F तक। E से लेके F में क्या होता है, देखो E से लेके F में हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है, इसमें हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं मटेरियल के। क्या होता है, चेंजेस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और मैं क्या कहूंगा स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, अब स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन के साथ साथ, पर किस फॉर्म में बढ़ेगा, अब लीनियर फॉर्म में नहीं बढ़ेगा, है ना। स्ट्रेन हार्डनिंग होती है E से लेके F तक, तो इसमें क्या होगा, स्टिफनिंग इफेक्ट आ जाता है। स्टिफनिंग इफेक्ट बोलूंगा मैं इसको, स्टिफनिंग। ठीक है, जो हमारा मटेरियल होता है वो स्टिफ हो जाता है, स्टिफनिंग इफेक्ट। ठीक है, EF में बस इतना ही है। अब बात आती है FG की। ठीक है, F क्या हो गया, F हमारा अल्टीमेट पॉइंट हो गया, यहाँ पर आके हमारा जो स्ट्रेस होगा वो अल्टीमेट होगा सिग्मा U, है ना, F के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, F से G में होगी नेकिंग। अब क्या होने वाला है, मेरा स्ट्रक्चर, मेरा मटेरियल फेल होने वाला है बस, कब, किसी भी पॉइंट पर। तो G पे आके हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर। ओके, FG में क्या हुआ, नेकिंग। तो अब नेकिंग कैसे होती है, अब वो बता दो। अब फेलियर जो होगा ना हमारा डक्टाइल मटेरियल में, वो बताने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कप एंड कोन फेलियर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कप एंड कोन फेलियर। यहाँ पर एक इस तरीके का ऐसे बन जाता है कप, और इधर बन जाएगा इस तरीके का ऐसा कोन। ठीक है, ये जो फेलियर होगा ना वो होता है कप एंड कोन फेलियर। अब ये वाला किस एंगल में बनेगा, इसके एक्सिस के 45 डिग्री पे। ठीक है, यानी हमारा किस पे फेल हुआ ये मटेरियल, शियर में फेल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं ना वो शियर पे फेल होते हैं। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री पर हमारे शियर स्ट्रेस
मैक्सिमम होता है। अब आगे देखेंगे जब प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे ना, तो 45 डिग्री पर हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहां से मेरे को पता चला कि ये जो डक्टाइल मटेरियल है वो शियर फेलियर होता है, शियर फेलियर। ठीक है, जो ये कप एंड कोन फेलियर है ना, कप कोन फेलियर। ठीक है, मैं लोड तो मैंने भी बताया था इनडायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि मैंने लोड तो टेंसाइल लगाया पर फेल किसमें हो रहा है, ये शियर में, है ना। चलो ये भी क्लियर। अब हम बात करेंगे, अभी तो देखो मैंने क्या लगाया, टेंसाइल। ये किसके लिए था, हमारा कर्व टेंसाइल के लिए था। अब हम कंप्रेशन लगाएंगे, उसी स्पेसिमेन में कंप्रेशन लगाएंगे, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डक्टाइल मटेरियल इन कंप्रेशन। मैं यहां नाम दे देता हूं इन कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन में हम कैसा करेंगे, देखो कंप्रेशन मेरा कुछ इस तरीके का हुआ। यहां आया सिग्मा, यहां आया, अब बताओ यहां पे तो कौन सा प्लॉट हुआ था, टेंशन का कर्व हुआ था ना, तो यहां पर क्या प्लॉट होगा, इधर मैं इसको थोड़ा इस तरह बना देता हूं, यहां पर कौन सा प्लॉट होगा, कंप्रेशन का, इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, क्योंकि वापस कंप्रेशन स्ट्रेस क्या बताया था मैंने, नेगेटिव बताया था ना, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहां तक इधर तक लीनियर रहेगा, उसके बाद ये लीनियर है यहां तक, उसके बाद ऐसे। इसमें नेकिंग अकर्स नहीं होती है, नो नेकिंग अकर्स, सिंपल नो नेकिंग अकर्स, सीधे फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, और अगर मैं इसको इधर वो वाला भी ले लूं, टेंसाइल वाला भी, तो ये जो होता है ना थीटा, और ये थीटा दोनों सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा इलास्टिसिटी, अब ये क्या है मेरे को बताओ, थीटा, थीटा क्या शो कर रहा है, स्लोप शो कर रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंसाइल टेंशन इक्वल्स टू इन कंप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी ना कंप्रेशन और टेंशन में, डक्टाइल मटेरियल की, वो दोनों सेम होगी टेंशन और कंप्रेशन में। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं दूसरे मटेरियल्स पर। अभी तो हमने क्या लिया था, माइल्ड स्टील लिया था ना, अब स्टील डक्टाइल ही ले रहा हूं पर अलग अलग मटेरियल ले रहा हूं, जैसे हमारा आयरन हो गया, हाई स्ट्रेंथ स्टील हो गया, तो सिंपल उसी में ही मैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऐसे इस तरह, ये दूसरा इधर, ये तीसरा इधर, और ये चौथा इधर। ये हुआ हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, पहला आएगा हमारा ये वाला क्वेंच्ड स्टील, इसको क्या बोलूं मैं, क्वेंच्ड स्टील। ये है सारे डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, ये सारा कर्व डक्टाइल मटेरियल का ही है। फिर आएगा हमारा हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील, फिर ये तो हमारा माइल्ड स्टील है ही, और फिर आएगा प्योर आयरन, प्योर आयरन। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इधर किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, इसमें एक खासियत सबका देखो, यहाँ ये जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी ना, हर केस में हर स्टील में सेम होगी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा करने का था कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम फॉर ऑल, इन चारों के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, क्योंकि देखो यहां तक तो सब सेम है सबका कर, उसके बाद चेंज हो रहा है आगे जाके, है ना। और एक और मैं बात करूं, अगर कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो डक्टिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, डक्टिलिटी कम हो रही है। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना कम डिफॉर्म होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आगे अपन ब्रिटल का भी देखेंगे ना, तो ब्रिटल में बस सीधे सीधे या इतना ही रहता है, आगे ज्यादा ही नहीं है। तो कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो डक्टिलिटी कम होती है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ती है, अल्टीमेट स्ट्रेस इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम और कॉपर की, वो भी डक्टाइल मटेरियल है। ये वाला टेंशन में ही था, ये कंप्रेशन में नहीं था। ओके, अब देखो
एल्यूमिनियम और कॉपर में क्या करेंगे, सिंपल। अब इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम और कॉपर में क्या होता है, इसमें परफेक्टली हमारा जो यील्ड पॉइंट होता है ना वो मिलता नहीं हमें, यील्ड पॉइंट नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लाइन है ना लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, ठीक है, यहाँ से इसके पैरेलल हम 0.2% स्ट्रेन पर एक ऑफसेट ड्रॉ करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा होता है ना वो होता है ये स्ट्रेस। बस इसमें क्या होता है परफेक्टली, जो हम आखिरकार तो क्या रहे टेंशन, हम टेस्ट कर रहे हैं टेंसाइल टेस्ट, तो इसमें क्या होता है हमें परफेक्टली पॉइंट नहीं मिल पाता है जो हमारा करस्पॉन्डिंग टू था ना पिछली बार माइल्ड स्टील में, तो इसमें वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 0.2% पे हम ले लेते हैं, ये हमने अज्यूम कर रखा है 0.2%, ठीक है, इसको मैं प्रूफ स्ट्रेस भी बोलता हूँ। तो कहीं वर्ड आ जाए प्रूफ स्ट्रेस तो किसके करस्पॉन्डिंग होगा 0.2% ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, बस इतना ही था, इसमें और कुछ ज्यादा है ही नहीं। अब ये सिर्फ किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ओके। अब हम बात करेंगे सीधे ब्रिटल मटेरियल पर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसका, ब्रिटल का, ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल है ना। तो ब्रिटल मटेरियल में वापस टेंशन कंप्रेशन साथ में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है यहाँ से जाके ऐसे सीधा जाएगा और इतना ही रहेगा, बस फिर फ्रैक्चर, फिर वापस नीचे ऐसे जाके फिर ऐसे फ्रैक्चर, बस इसमें ना तो नेकिंग होगी, कुछ भी नहीं हो सकता, बस यहाँ है सिग्मा, है ना। तो ये इसको यहाँ तक मैं लीनियर रीजन बोलूंगा इधर, और इधर इसके भी करस्पॉन्डिंग मान लो, है ना। कंप्रेशन में इसका ज्यादा आता है, बस इतना ध्यान रखना है, इसमें लीनियर, ये भी लीनियर है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है लीनियर इलास्टिक रेंज, इसको लीनियर इलास्टिक रेंज बोलते हैं। इसमें ऊपर क्या आएगा टेंशन और नीचे कंप्रेशन, सिंपल लीनियर इलास्टिक रेंज। वापस इलास्टिक रेंज का मतलब पता है ना क्या, वही अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये थीटा और ये थीटा वापस सेम, ठीक है। इसमें नो प्लास्टिक जोन, अगर कोई प्लास्टिक जोन नहीं आएगा, अगर ब्रिटल मटेरियल है तो ऑब्वियसली बताइए बात कि प्लास्टिक तो हो ही नहीं सकता, सीधे हमारा क्या आ जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा, नो प्लास्टिक रेंज। और क्या होगी मेरे को बताओ, इसका जो नेकिंग भी नहीं होगी, नो नेकिंग, नो नेकिंग, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस इसके लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल, मैंने बताया था टेंशन, इसमें ब्रिटल में डक्टाइल में क्या होता था हमारा शियर स्ट्रेस की वजह से ये फेल होता था, और इसमें क्या आएगा नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से ये फेल होगा, नॉर्मल स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर परपेंडिकुलरली टू द प्लेन, है ना। बस आज के लिए हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है हल्का सा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब मैं अगर टेंशन, मैं टाइप ऑफ फेलियर बता रहा हूँ, ये सीधे सीधे एग्जाम में आ चुका है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टाइप ऑफ फेलियर्स कैसे होते हैं। अगर मैं टॉर्शन टेस्ट कर रहा हूँ, टॉर्शन टेस्ट मतलब टॉर्शन में, और एक बार इसमें टेंशन में, टेंशन टेस्ट, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ये होता है। टॉर्शन टेस्ट में अगर मेरा ब्रिटल मटेरियल है और अगर टॉर्शन टेस्ट में हमारा डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, ये दो मटेरियल हम लेते हैं डक्टाइल मटेरियल, और वापस इसमें भी वापस ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। देखो पहले जब हमने किया था टेंशन टेस्ट में ब्रिटल मटेरियल किस पे फेल हुआ था, नॉर्मल, यानी 90 डिग्री पे फेल होता है, 90 डिग्री फेल्स एट 90 डिग्री, ठीक है। और जो डक्टाइल है वो किस पे फेल होगा 45 पे, है ना। टॉर्शन में जस्ट इसका उल्टा, ब्रिटल में क्या हो जाएगा 45 डिग्री पे और डक्टाइल में 90 डिग्री। क्योंकि टॉर्शन में जो हमारा 90 डिग्री पर शियर स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है। और वही क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारा आखिर डक्टाइल मटेरियल में, शियर स्ट्रेस और इधर नॉर्मल स्ट्रेस। बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधे, अगर टेंशन टेस्ट में ब्रिटल मटेरियल कर रहा हूं तो फेल कितने में होगा 90 डिग्री, टॉर्शन टेस्ट में डक्टाइल कर रहा हूं तो 90, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, ब्रिटल के लिए देखा, कंप्रेशन में अलग, टेंशन में अलग, ठीक है।
अब चलो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ओके, आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए और आपकी क्वेरीज हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। ओके, थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.